बेलापुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी सरिता और 4 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, यहाँ तक कि गांव में उनका पक्का घर भी नहीं था। वो घास फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। दोनों पति पत्नी अपने खेत में मिलकर काम किया करते थे, जिससे वो इतने ही पैसे कमा पाते थे कि 2 वक्त का खाना खा सके। एक शाम की बात है, गांव में बहुत जोर से बारिश आई हुई थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए तो हमारी झोपड़ी की छत भी गिरने लगी है। मुझे तो लगता है कहीं ये पूरी की पूरी ही ना गिर जाए। मुश्किल से हमारे पास रहने के लिए एक आसरा है, कहीं वो भी हमसे ना छिन जाए। और अगर ये बारिश रुकी नहीं तो हमारी कमाई का आसरा, हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। सरिता के इतना कहते ही झोपड़ी की आधी तरफ की घास फूस की छत टूटकर गिर जाती है, जिस वजह से वो बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, शुभ शुभ बोलो सरिता। अच्छा हुआ कि हम इस तरफ नहीं बैठे थे, वरना ये हमारे ऊपर ही गिरती। जल्दी चलो, पिंकी को लेकर घर से बाहर चलो। राकेश इतनी तेज बारिश में अपने बीवी बच्चों को लेकर घर से बाहर जाता है। तभी उसे अपने घर के पास में बना एक भैंसों का तबेला दिखाई देता है। हम उस तबेले में चलते हैं, वो टीन के छत से ढका हुआ है। वहां पर हम भीगेंगे नहीं। अगर हम भीग गए तो हमारे साथ साथ पिंकी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। वो जल्दी से उस भैंसों के तबेले के अंदर चले जाते हैं और पूरी रात बारिश से बचने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। सुबह होने के बाद जब बारिश रुकती है तो वो अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बहुत परेशान होते हैं। साथ ही उनके खेत की फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उनकी बेटी भी भूख के मारे रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। हाँ, बस थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सुनिए जी, कहीं से कुछ खाने को मिल सकता है क्या? पिंकी को बहुत जोर से भूख लगी है। फिलहाल तो हमारे पड़ोसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सुरेश भाई साहब से पूछ कर देखता हूँ। राकेश अपने पड़ोसी सुरेश के घर जाकर देखता है तो उसके घर पर ताला लगा होता है। अरे अब क्या करूं? ना ही खेत में कुछ बचा है, ना ही मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। सुरेश भाई साहब भी कहीं बाहर गए हैं। खाना लाऊं तो कहां से लाऊं? एक काम करता हूं, पास वाले बाग में चला जाता हूं। वहां पर कुछ फल लगे होंगे तो उन्हें ही तोड़ कर ले आऊंगा। राकेश अपने पत्नी के पास जाता है। सुनो सुनीता, मैं पास वाले बाग में जा रहा हूं। वहां से मैं कुछ फल तोड़कर ले आऊंगा। तब तक तुम पिंकी को लेकर पेड़ की छांव में बैठी रहो। ठीक है जी। राकेश पास वाले बाग में जाता है। वहां पर बहुत सारे अंगूर के बागान थे। इस बाग का मालिक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसके मालिक की इजाजत के बगैर यहां से अंगूर तोड़कर कैसे ले जा सकता हूं? हे इस बाग के मालिक, जल्दी से आ जाओ। वहां मेरी बच्ची भूखी है। रात की बारिश में मेरी झोपड़ी भी टूट गई। रहने का कोई आसार नहीं है। राकेश की बातें वहां पर लगे अंगूर सुन रहे थे। तभी उनमें से एक अंगूर ने कहा, राकेश, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे बागान का कोई मालिक नहीं है। हम जादुई अंगूर है। उस आवाज को सुनकर राकेश अचानक से चौंक जाता है। अरे ये आवाज कहां से आई? कहीं यहां की मालकिन ने मुझे चोर तो नहीं समझ लिया? नहीं राकेश, मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ का कोई मालिक नहीं है। हम परी लोग के जादुई अंगूर है। फिर से वही आवाज। इस बार उस आवाज को सुनकर राकेश इधर उधर देखता है तो बागान के अंदर से एक अंगूर का गुच्छा चलता हुआ राकेश के पास आता है। अरे, ये अंगूर का गुच्छा अपने आप चल कैसे रहा है? कहीं इस बाग के अंदर कोई भूत तो नहीं है? मैं यहां से जा रहा हूं। अरे, तुम मुझसे डरो मत। मैंने तुमसे कहा ना कि हम जादुई अंगूर है और हम चल फिर भी सकते हैं, तुमसे बात भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे परेशानियों को हल करने में तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन भला वो कैसे? अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके। जैसे कि अभी तुमने बताया कि बारिश की वजह से तुम्हारी झोपड़ी टूट गई है और तुम्हारे घर पर कुछ खाने को भी नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने जादू से जादुई सोने के अंगूर देती हूँ।
तुम उन्हें गांव के सोनार के पास जाकर बेच देना, तो उसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जादुई अंगूर अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को हवा में घुमाता है। तभी राकेश के हाथों में सोने के अंगूर का गुच्छा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के अंगूर हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। जादुई सोने के अंगूर लेकर राकेश सुनार के पास जाता है और उन्हें अच्छे दाम पर बेच देता है। सोने के अंगूर बेचकर तो मुझे इतने सारे पैसे मिल गए कि अब मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बना पाऊंगा। एक काम करता हूँ, खाने के लिए ये पूरी भाजी ले लेता हूँ। वैसे भी सरिता और पिंकी को पूरी भाजी बहुत पसंद है। राकेश सबके खाने के लिए पूरी भाजी खरीदता है। कुछ दिनों में वो उन पैसों से अपना घर बनवाकर भी तैयार कर लेता है। अब उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आप दिन रात खेत में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। इससे अच्छा आप उस जादुई अंगूर के पास जाइए, वो फिर से आपकी मदद करेगा। आप उससे जादुई सोने के अंगूर मांगना। उन सोने के अंगूरों को बेचकर जो पैसे आएंगे, उनसे आप अपना कोई बड़ा रोजगार शुरू करना। बात तो तुम्हारी ठीक है सरिता, मैं आज ही जादुई अंगूर के पास जाता हूँ। वैसे भी खेती में कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए, कब तूफान आ जाए और कब फसल खराब हो जाए। ये सोचकर राकेश फिर से जादुई अंगूर के पास जाता है। क्या हुआ राकेश, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ जादुई अंगूर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से जादुई सोने के अंगूर का गुच्छा दे दो, ताकि मैं अपना कोई नया काम शुरू कर सकूं। खेती के काम का कोई भरोसा नहीं। साल में आधे से ज्यादा फसल तो बारिश और तूफान के कारण ही खराब हो जाती है, जिस वजह से मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर तुम मुझे एक और सोने का गुच्छा दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है राकेश, मैं तुम्हें एक और सोने का गुच्छा दे देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। राकेश उन सोने के अंगूरों को बेचकर अपने लिए एक कपड़ों की दुकान खोलता है। गांव में इतनी अच्छी कोई दूसरी कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए दुकान खोलते ही उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। ये लो सरिता, आज मुझे दुकान में पूरे 10,000 का मुनाफा हुआ। ये सब जादुई अंगूर की वजह से ही हो पाया है। अगर वो हमारी मदद ना करता तो आज हमारे पास अपना घर भी ना होता। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी, जादुई अंगूर के हम पर बहुत एहसान है। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि अभी तो आपकी दुकान गांव में छोटी है। आप शहर जाकर कपड़ों की बड़ी दुकान कर लीजिए, तो आपकी और अच्छी कमाई होगी। नहीं सरिता, हमें इतने पैसों की भला क्या जरूरत। मैं महीने में इतने अच्छे पैसे कमा रहा हूं कि हर साल एक नया घर बना सकता हूं। तो फिर पैसों का इतना लालच करने की भला हमें क्या जरूरत। और बार बार जादुई अंगूर के पास मदद मांगने के लिए जाना अच्छा भी नहीं लगता। उसने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। अरे, मदद कर दी है तो एक बार और मदद मांग लीजिए ना। वैसे भी अगर आप नई दुकान खोलेंगे तो वो बाकी लोगों के लिए भी तो अच्छा है। वो कैसे? जब आप शहर में बड़ी दुकान खोलेंगे तो आपको वहां पर लोगों को काम के लिए भी रखना पड़ेगा, तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा। और आप शहर में जाकर काम संभालेंगे तो गांव वाली दुकान को किसी और को सौंप देना। उसे हर महीने दुकान संभालने के लिए पगार देते रहना, तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो सरिता, मैं आज फिर से जादुई अंगूर के पास जाता हूं। राकेश फिर से जादुई अंगूर के पास जाता है। अरे राकेश, तुम यहाँ? क्या तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए? तुम्हारी दुकान ठीक तो चल रही है ना? हाँ जादुई अंगूर, मेरी दुकान बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि मैं शहर जाकर कपड़ों की एक बड़ी दुकान करूं, जिससे मैं और लोगों को भी रोजगार दे सकूं। जादुई अंगूर को राकेश की ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। वो समझ जाता है कि इसकी पत्नी के मन में अंधे पैसों का लालच आ गया है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से राकेश की मदद कर देता है। ठीक है राकेश, ये लो एक और जादुई सोने के अंगूर का गुच्छा। तुम इसे बेचकर शहर में अपनी बड़ी दुकान खोल लो।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना, कभी उनका हक मत मारना, वरना तुम अपना सब कुछ खो दोगे। जादुई सोने के अंगूर के गुच्छे को बेचकर राकेश ने शहर में अपनी बड़ी कपड़ों की दुकान खोल ली। उसकी गांव वाली दुकान का हिसाब किताब सरिता देखने लगी। उसने काम करने के लिए अपने साथ गांव की ही एक औरत को काम पर रख लिया। वो बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करती, लेकिन जैसे ही उसकी पगार देने का समय आया, सरिता दीदी, मेरी पगार का समय हो गया है, हमें पगार दे दीजिए। हाँ, ये लो तुम्हारी पगार के पैसे। लेकिन ये तो सिर्फ 5,000 रुपए है, आपने तो मुझे 8,000 रुपए पगार देने को कहा था। हाँ कहा था, लेकिन तुम इतना अच्छा काम भी नहीं करती, तुम इतने पैसों की ही लायक हो, इसलिए इतने ही पैसे रखो। ये आप बहुत गलत कर रही है सरिता दीदी, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे इन पैसों से अपना घर चलाना है। देखो, पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे, अगर रखना है तो रखो, वरना जाओ यहाँ से। जादुई सोने के अंगूर बेचकर इतना पैसा कमाकर भी सरिता दूसरे लोगों का हक मारने लगती है, जो बात जादुई अंगूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए सरिता के व्यवहार की वजह से वो उनसे अपना दिया हुआ सब कुछ छीन लेता है और वो लोग फिर से उसी तरह गरीब हो जाते हैं। रतन रात के समय अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जो एकदम बेसुध पड़ी हुई थी। वे बार बार पानी पानी कह रही थी। आसपास से गुजरने वाले सभी लोग उसे नजरअंदाज करके चले जा रहे थे, क्योंकि वे बूढ़ी औरत देखने में काफी बदसूरत और बुरी नजर आ रही थी। उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे दाने थे। लेकिन रतन बड़ा ही दयालु था। वे अपनी साइकिल रोककर उस औरत को पानी पिलाता है और कहता है, अरे अम्मा, क्या हुआ आपके साथ? किसने की आपकी ये हालत? बोलिए अम्मा, क्या हुआ? आपको मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आप मुझे क्या देना चाहती हैं अम्मा? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज एक सही और अच्छे इंसान को दे रही हूँ। बस तुम वादा करो कि जब तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम कभी भी अपने जीवन में इसका गलत उपयोग नहीं करोगे। हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप पहले अस्पताल चलो। आपकी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ज्यादा देरी हो गई तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो बेटा। यह मेरे हाथ में मिर्च है, इस मिर्च को हमेशा संभाल कर रखना। जैसे ही वे मिर्च रतन को देती है, वह बूढ़ी औरत तुरंत गायब हो जाती है। रतन ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वे औरत गायब कैसे हुई। रतन तुरंत वहां से भागता है और अपने घर आ जाता है। उसे ऐसे देर से आता देख उसकी पत्नी रीमा उससे कहती है, ये कौन सा समय है घर आने का? कहाँ फंस गए थे आप, जो आपको इतना टाइम लग गया? कुछ नहीं रीमा, बस मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए उनसे बातचीत में थोड़ा सा समय लग गया। तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से सोना है। इतनी रात को आपको आपके दोस्त मिल गए? अरे एक बार मेरे बारे में भी सोच लिया होता कि मैं आपका इंतजार कर रही होंगी। रात के करीबन 11 बज रहे हैं। हद होती है किसी भी चीज की। अरे मेरी भाग्यवान, अब माफ भी कर दो। रोज रोज थोड़ी ना लेट आता हूँ। आज फंस गया था। बाकी तुम चिंता मत करो, अब मैं कल से समय पर ही आऊंगा। चलो अब अंदर चलो और मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। रतन उस मिर्च को लेकर एक गमले में रख देता है। रात भर रतन को नींद नहीं आती। वह बेहद परेशान था कि आखिर वह सब क्या था। ऐसे ही अगली सुबह रतन के घर पर गांव का लाला अपने कर्जा मांगने के लिए रतन के घर आता है। अरे रतन, ये 2 लाख की रकम पूरी करने में तुझे कितना समय लगेगा? देखते देखते साल भर निकल गया, लेकिन अभी तूने 50,000 भी वापस नहीं किए। माफ करना लाला जी, लेकिन क्या करूं,
मेरी आमदनी नहीं है इतनी कि मैं जल्दी जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूं। जब से कर्जा लिया है तब से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। आप चिंता मत करो, जल्दी आके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे अब तेरे घर आ गया हूँ तो खाली हाथ भेजेगा क्या मुझे? कुछ तो दे ही दे। लाला जी, फिलहाल के लिए तो मेरे पास 10,000 हैं। अगर आप वो 10,000 लेने को तैयार हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। चल दे यार, तू 10,000 ही दे कम से कम। लाला 10,000 की रकम लेने को तैयार हो जाता है। रीमा अंदर जाती है और अलमारी जैसे ही खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन वे कुछ समय कुछ नहीं कहती और लाला को पैसे दे देती है। लाला के जाने के बाद रीमा अपने पति से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब मैंने लाला को 10,000 की रकम देने के लिए अलमारी खोली तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे सोने की मिर्च पड़ी हुई थी। यह देखकर मैं तो हैरान हो गई। लाला उस समय यहीं पर था, इसीलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। यह क्या कह रही हो तुम? चलो दोबारा अलमारी खोलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से अलमारी खोलकर देखते हैं और उस समय अलमारी में कुछ भी नहीं था। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है, तभी तो तुम्हें हमारी अलमारी में सोने की मिर्च नजर आ रही है। अरे सच में मैंने देखा था कि पैसों के साथ सोने की बहुत सारी मिर्चें रखी हुई थी। अरे मैं उसी समय आपको बताती, लेकिन किसी बाहर वाले के सामने ये बातें करना मुझे ठीक नहीं लगा। अरे रीमा, तुमसे कोई गलती हुई है? अगर सच में तुमने अलमारी के अंदर सोने की मिर्च देखी होती तो वो अलमारी के अंदर ही होती ना। लगता है मुझे कोई गलती हुई होगी। शायद मैंने कोई सपना देखा होगा और वही मुझे हकीकत नजर आने लगा। चलो कोई बात नहीं, अब इस बात को भूल ही जाते हैं। उसी में बेहतरी है हमारी। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। ऐसे ही शाम को रीमा खाना बनाने जाती है तो देखती है कि घर में राशन ही खत्म है और वह रतन से कहती है, लाला जी को तो हमने 10,000 रुपए दे दिए थे, अब घर में 1 रुपया भी नहीं है। ऊपर से घर में राशन भी खत्म हो चुका है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं खाना कैसे बनाऊं? क्या करूं रीमा, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जो भी थोड़ी बहुत कमाई थी वो सारा कर्ज में चला गया। लगता है कि आज रात हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। रतन इतना बोलता है कि तभी वहां पर बहुत सारा राशन का सामान और बना बनाया खाना आ जाता है। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत हैरान थे। अरे आप देखिए ना, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है हमारे घर में। इसका मतलब मैंने जो सोने की मिर्च देखी थी वे कोई सपना नहीं था, बल्कि कुछ तो बात जरूर है। मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर रतन अपनी पत्नी को उस बूढ़ी औरत के बारे में सारी बात बताने लगता है। जिसके बाद रीमा कहती है, तो आपने उस मिर्च को कहाँ रखा है? वो मिर्च मैंने गमले में रख दी है। दोनों पति पत्नी गमले में मिर्च को देखने के लिए जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि वे हरी मिर्च अब सोने की मिर्च बन चुकी है। जैसे ही रतन वह मिर्च अपने हाथ में लेता है तभी उस मिर्च से आवाज आती है, घबराओ नहीं रतन, मैं जादुई सोने की मिर्च हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। यह सब कुछ जो हो रहा है वह मैं ही तो कर रही हूँ। तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जादुई मिर्च? हाँ, मैं जादुई मिर्च हूँ और अब से तुम्हें अपने जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त तुम दोनों के साथ हूँ। हर बुरी परिस्थिति में तुम दोनों का साथ दूंगी। इसका मतलब मुझे जो रात को बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि किसी देवी का अवतार थी। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है देवी माँ, और जादुई सोने की मिर्च, तुम्हारा भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से जादुई मिर्च की बदौलत दोनों पति पत्नी धीरे धीरे पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। अब उनके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रतन की इस तरक्की से गांव के कुछ लोग जलने लगते हैं और इसमें पूरा पूरा योगदान रतन के पड़ोसी मनोज दे रहा था। मनोज को रतन की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। आखिर ये रतन इतने कम समय में अमीर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मुझे पता लग गया ना
तो इसकी सारी अमीरी हथिया लूंगा मैं। बहुत हल्के में ले रहा है ये मुझे। अभी से मेरी सच्चाई पता नहीं है। मेरा नाम मनोज है। जिस चीज को मैं हासिल करना चाहूँ उसे बहुत आसानी से हासिल कर सकता हूँ। अब देख क्या क्या होता है तेरे साथ। मनोज अब रतन के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है। मनोज की पूरी पूरी नजर रतन पर थी। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जो रतन के हाथ लग गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रतन की पत्नी जादुई सोने की मिर्च से अपने लिए कुछ जरूरी सामान मांगती है और मनोज को इसकी खबर लग जाती है। अच्छा, तो ये सोने की मिर्च है जो इनको धीरे धीरे अमीर कर रही है। अब ये सोने की मिर्च मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करनी ही होगी, तब जाकर मैं अमीर बन पाऊंगा। मनोज, अब हाथ पैर धरे रखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन रतन और रीमा दोनों किसी जरूरी काम से गांव से शहर की ओर गए थे और इसी बीच मौका देखकर मनोज रतन के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वे एक हथौड़े की मदद से रतन के घर का ताला तोड़ने वाला था कि तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और वह रतन के घर के बाहर जाकर गिरता है। तभी वहां पर जादुई मिर्च आती है और जादुई मिर्च मनोज से कहती है, पापी, तुझे अमीर बनने का बहुत शौक है ना, और मेहनत करने में तुम जैसे पापी लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए तुम लोग इतने नीचे गिर जाते हो कि किसी भी बुरे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे, तुम्हें क्या लगा कि रतन घर पर नहीं है तो तुम आसानी से मुझे हासिल कर लोगे? ये जादुई शक्ति सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान को मिलती है। तुम जैसे पापियों को कभी भी जादुई शक्ति नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अब तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव वालों को पता लगनी जरूरी है। जादुई मिर्च अपनी शक्तियों से मनोज को पूरे गांव में गोल गोल घुमाने लगती है। मनोज की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जमा हो जाते हैं। सभी लोग मनोज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जादुई मिर्च के आगे किसी की भी नहीं चली। जादुई मिर्च मनोज को बुरी तरह से जमीन पर पटक देती है। तभी वहां रतन और रीमा आ जाते हैं। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो, मैं जादुई मिर्च सिर्फ और सिर्फ रीमा और रतन की मदद करने के लिए आई हूँ। अगर किसी ने भी रतन और रीमा को परेशान करने की कोशिश की या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज ने जो किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। जादुई मिर्च के खौफ से पूरे गांव वाले डर जाते हैं। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे रतन के घर में जाकर चोरी करे।